हेलो एवरीवन, सो आई वेलकम यू ऑल अगेन एट अलायंस आईएएस एकेडमी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे हम 2021 के एमसीक्यूज़ को 2021 के करंट अफेयर्स को एमसीक्यू के थ्रू कवर करते हैं। तो आज हम अपने 11th डे के सेशन में आ चुके हैं। तो आई विश यू ऑल अ वेरी गुड लक फॉर टुडे सेशन। सो लेट्स स्टार्ट इट पहले क्वेश्चन के साथ। सो विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज स्लैश आर करेक्ट। पहला स्टेटमेंट है, the 60th Amendment of the Constitution inserted Article 239 AA, which declared the Union Territory of Delhi to be administered by a Lieutenant Governor who works on the aid and advice of the elected Legislative Assembly. दूसरा स्टेटमेंट, आर्टिकल 239 AA empowers the Lieutenant Governor to refer a difference of opinion on any matter with the Council of Ministers to the President. आपका ऑप्शंस हैं ए ओनली, बी ओनली, बोथ या नन। देखते हैं इसका आंसर क्या है, क्योंकि अभी रिसेंटली आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर को एम्पावर करने वाला बिल पास हुआ है और अभी कल के ही न्यूज़ में गवर्नमेंट ने उसे अपने गजेटेड उसमें डॉक्यूमेंट में भी पब्लिश कर दिया है। तो इस वजह से ये न्यूज़ में था। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है आपका बी ओनली, विच मीन्स आपका पहला स्टेटमेंट इसीलिए गलत है क्योंकि 60th अमेंडमेंट नहीं, 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू आपका 239 डबल ए आर्टिकल आपका इंसर्ट किया गया था, जिसमें आपका यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली के बारे में बात करी गई है। तो बेसिकली इस आर्टिकल में आपका बताया गया है किस तरीके से लेफ्टिनेंट गवर्नर जो होगा वो एड एंड एडवाइस पे काम करेगा इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली की। और यहाँ पे और बातें भी करी गई हैं कि किस तरीके से पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड, ये तीन ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि आपके स्टेट जो कि आपकी जो असेंबली है उसके पास नहीं है दिल्ली की। ओके, वो इसके ऊपर रूल नहीं बना सकते हैं। और अगर हम इस आर्टिकल की बात करें तो इस आर्टिकल में ये भी कहा गया है कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है या तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस पे काम करेगा या फिर वो उन मैटर्स पे काम करेगा जो प्रेसिडेंट के थ्रू उसने रेफ़र करके यूज़ करे हों। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि किस तरीके से लेफ्टिनेंट गवर्नर की पावर्स यहाँ पे दी गई है, किस तरीके से जो आपकी असेंबली है उसकी पावर्स यहाँ पे दी गई है। तो अगर जो अभी रिसेंट अमेंडमेंट जो अभी रिसेंट जो आपका बिल आया था जो कि पास भी हो चुका है, उसमें जो है आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर के पावर्स को बहुत ज़्यादा वाइड किया गया है और जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसके पावर्स को कम किया गया है। तो 2 से 3 चेंजेस वहाँ पे लाए गए हैं। फॉर एग्जांपल उन्होंने गवर्नमेंट की डेफिनेशन में चेंज किया है और उन्होंने इसी तरीके से 2 चेंज किए और किए हैं जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर को बहुत ज़्यादा एम्पावर किया गया है। क्योंकि आप समझ सकते हैं, क्योंकि एक लेफ्टिनेंट गवर्नर बेसिकली आपका यूनियन के थ्रू अपॉइंटेड पर्सन है वहाँ पे। तो यूनियन बिल्कुल चाहेगी कि उसका जो होल्ड हो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तो इसी वजह से ये आपका न्यूज़ में था। तो इसके साथ हम अपने इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो अगर आप लोग इसे अपने लेवल पे भी कवर कर रहे हैं तो एक बार आप बेयर एक्ट जो बुक होती है उसको भी खोल के एक बार आप प्रॉपर जो आर्टिकल 239 डबल ए में बातें लिखी गई हैं उनको एक बार रीड ज़रूर कर लीजिएगा। क्योंकि कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये आपका आर्टिकल में लिखा है या फिर ये जजमेंट्स के थ्रू बात करी गई है। तो एक आपका गो थ्रू करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि डिट्टो आर्टिकल्स में क्या बातें लिखी गई हैं। तो इसके साथ ही हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पी वेव्स आर लाइक साउंड वेव्स, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट, अ सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ई एस वेव्स इज दैट दे ट्रैवल थ्रू बोथ सॉलिड एंड लिक्विड मीडियम। आपको यहाँ पे करेक्ट कोड बताना है, ए ओनली, बी ओनली, बोथ या नन। क्योंकि आपका असम में अर्थक्वेक की जो सिचुएशन है वो देखी गई थी, इसीलिए आपका यहाँ पे ये अर्थक्वेक के जो के प्रोसेस से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे बनता है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है ए ओनली, विच मीन्स आपका पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और दूसरा स्टेटमेंट जो कहता है कि एस वेव आपका सिर्फ सॉलिड और लिक्विड दोनों मीडियम में ट्रैवल करती है, ये आपका गलत है क्योंकि एस वेव आपका सिर्फ सॉलिड मीडियम में ट्रैवल करती है। तो अगर हम अर्थक्वेक की बात करें तो अर्थक्वेक बेसिकली आपका एक सडन शेकिंग जो अर्थ होती है उसकी वजह से होता है, यहाँ पे जो आपकी एनर्जी रिलीज़ हो रही है, सो दैट एनर्जी कॉजेज़ द
the release of those energy creates earthquake, and due to this very consequences can be found on the surface of the earth. तो इसी वजह से आपका जो earthquake है, इसके जो कंडीशंस होते हैं वो इतने ज़्यादा वास्ट और इतने ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं, क्योंकि फिर इसमें क्या होता है कि जैसे आपका एक अर्थक्वेक कहीं पे जहाँ पे एक अर्थक्वेक जनरेट होगा, वहाँ से आपकी वेव्स निकलती हैं। तो अब ये जो वेव्स होती हैं, दीज वेव्स स्टार्ट ट्रैवलिंग अराउंड द अर्थ। तो ये वेव्स आपके जो सेंटर पॉइंट था जहाँ पे अर्थक्वेक जनरेट हुआ, वहाँ से ट्रैवल करनी स्टार्ट करेंगी। तो ये दो तरीके की वेव्स होती हैं, एक आपकी बॉडी वेव्स होती हैं, एक सरफेस वेव्स होती हैं। जब ये अर्थ के अंदर ट्रैवल कर रही हैं तो ये बॉडी वेव्स जैसे ही अर्थ के सरफेस पे आपकी पहुंचती हैं, ये आपकी सरफेस वेव में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो इस तरीके से ही आपकी फिर दो तरीके की वेव्स होती हैं, एक आपकी प्राइमरी वेव्स या पी वेव्स होती हैं। तो ये पहली वो वेव्स होती हैं जो सरफेस पे पहुंचती हैं, इसलिए इनको प्राइमरी वेव्स भी कहा जाता है। ओके, और ये वेव्स जो होती हैं ये आपके सारे मीडियम में ट्रैवल कर सकती हैं। इनकी प्रॉपर्टीज़ आपकी बहुत हद तक साउंड वेव्स की तरह होती हैं। ओके, और ये आपके पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन वाइब्रेट करती हैं। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर उसके बाद अगर हम एस वेव की बात करें, तो एस वेव जो होते हैं ये आपके थोड़े कम टाइम के बाद आपका पहुँचती हैं सरफेस पे। सेकेंडरी वेव्स कहते हैं इसलिए इनको, और ये सिर्फ आपका सॉलिड में ट्रैवल करती है, लिक्विड में ट्रैवल नहीं करती है। तो इस तरीके से इसमें होता है। और फिर इनके थ्रू क्रिएटेड शैडो जोन्स जो होते हैं आपके, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि फॉर एग्जांपल कि पी वेव का शैडो जोन जो है वो बड़ा होता है या एस वेव का शैडो जोन बड़ा होता है। तो इसको हम आगे फिर कभी फर्दर ऑन करेंगे तो उसमें डिस्कस कर सकते हैं कि किस तरीके से ज्योग्राफी बेस ये आपका क्वेश्चन है, तो उसमें देखेंगे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन से रिलेटेड इसमें इतना ही कि हमने सिर्फ इसको वेव्स तक ही लिमिट करा है, क्योंकि फिर ये बहुत बड़ा डिस्कशन हो जाता है और फिर ये अब पूरा नहीं हो पाता। तो इसके साथ ही हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आपको इसमें इतना समझ आया हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज स्लैश आर करेक्ट। आपको करेक्ट बताना है। UN रेड इज़ रिलेटेड टू रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। दूसरा स्टेटमेंट है, इट वॉज क्रिएटेड इन 2008 इन रिस्पॉन्स टू UNF's CCC decisions on the Bali Action Plan and read at the COP13। करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ए ओनली, बी ओनली, बोथ या नन। आपका इन्वायरमेंटल कन्वेंशन से एक रिलेटेड क्वेश्चन जो हम रोज़ रखते हैं उसमें आज ये वाला क्वेश्चन आपका दिखा है। देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है बोथ, विच मीन्स आपके दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं। तो यूनाइटेड नेशन का ये एक प्रोग्राम है जो कि आपका फॉरेस्ट डिग्रेडेशन और डिफॉरेस्टेशन को टैकल करता है। इसका आपका हेडक्वार्टर आपका जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है और इसमें 64 पार्टनर कंट्रीज़ हैं। तो अगर हम इसमें आगे बात करें तो ये आपका एक मल्टीलैटरल कोलैटरल प्रोग्राम है जो कि जिसमें आपके अलग अलग आपके पार्टीज़ हैं। फॉर एग्जांपल इसमें आपका फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, आपका यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है। तो यहाँ पे ये सब आपके इसके पार्टीज़ दिखते हैं। इसके साथ ही फिर इसके जुड़ा हुआ ही आपको एक नेक्स्ट चीज़ दिखती है जो कि आपका रेड प्लस। तो ये एक तरीके का मैकेनिज़्म है। तो इसमें फिर देखते हैं क्या चीज़ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ही आपका इससे रिलेटेड है। तो ये बोल रहा है कि the proper design and effective implementation of UN Red Plus program can significantly contribute to। तो यहाँ पे आपको इसके बताना है कि किस तरीके से ये जो आपका डिज़ाइन है ये कंट्रीब्यूट करता है। तो ये यहाँ पे आपके 1 2 3 ऑप्शंस होंगे, बुलेट्स नहीं होंगे इसमें। तो यहाँ पे आपका पहला है प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, दूसरा है रिजिलियंस ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम, तीसरा है पॉवर्टी रिडक्शन। तो आपके ऑप्शंस हैं ए 1 and 2 ओनली, 3 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 2 and 3 ओनली। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। अगर हम इसके लॉजिक के थ्रू भी जाते हैं तो ये काफ़ी हद तक क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि बेसिकली मोस्ट ऑफ दी जितने भी आपके कन्वेंशंस होते हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड, तो पहले दो चीज़ें तो उसमें आपको दिख ही जाती हैं। बात आती है आपकी पॉवर्टी रिडक्शन की। तो देखते हैं क्या ये इसका आंसर है। तो इसका आंसर आपका 1 2 and 3, विच मीन्स आपका तीनों स्टेटमेंट सही है। तो पॉवर्टी रिडक्शन भी इसके अंदर इसके उसमें आपको दिखता है। बेसिकली जो रेड प्लस है ये मैकेनिज़्म है जो डेवलप हुआ है
ओके, अब यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे एक ना ये आपने कार्बन स्टॉक करके सुना होगा अगर, तो जितना भी आपका कार्बन हम जो हमारे फॉरेस्ट होते हैं उसमें कार्बन स्टोर्ड होता है, तो यहाँ पे ये ना उसकी फाइनेंशियल वैल्यू फाइंड करते हैं और फिर उसके थ्रू ये आगे फिर यहाँ पे ना कि they not only talk about the simple deforestation or forest degradation, but they are also talking here about the role of conservation and the sustainable management of forest and the enhanced forest carbon stock. तो यहाँ पे ये उसकी फाइनेंशियल वैल्यू को निकालते हैं और फिर उसके बाद उसके आगे किस तरीके से उसका यूज़ किया जा सकता है उसमें यहाँ पे इस पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो यूएन आपका जो रेड प्रोग्राम था वहाँ पे ये उससे आगे एक स्टेप आगे बढ़ के इसमें रेड प्लस में इस तरीके के काम इसमें करे जाते हैं। तो इसमें डेवलपिंग कंट्रीज जो होंगी वो रिजल्ट बेस्ड पेमेंट इसमें रिसीव करेंगे और रिजल्ट बेस्ड फिर वो एक्शन इसमें होंगे उसमें। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन होता है। तो इसके साथ ही हम अपने फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो द एस्टिमेट कमेटी हैज़ 30 मेंबर्स ऑल फ्रॉम लोकसभा, पहला स्टेटमेंट दिया गया है। दूसरा स्टेटमेंट है आपका बोथ द पब्लिक अकाउंट कमेटी एंड द कमेटी ऑन द पब्लिक अंडरटेकिंग्स हैव 22 मेंबर्स फ्रॉम बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा। करेक्ट स्टेटमेंट बताना है ए ओनली, बी ओनली, बोथ या नन। दूसरा स्टेटमेंट अगर मैं उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूँ तो उसमें ये बोल रहे हैं कि जितना भी पब्लिक अकाउंट कमेटी और कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स में आपके 22 मेंबर्स होते हैं और दोनों हाउसेस से इसमें मेंबर्स आते हैं। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। पार्लियामेंट्री कमेटीज़ हमारी न्यूज़ में थी, कल भी हमने डिस्कस करी थी। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है आपका बोथ, विच मीन्स दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। तो पहली जो कमेटी थी आपकी एस्टीमेट कमेटी उसमें आपके 30 मेंबर्स होते हैं, बिल्कुल सही, सारे के सारे आपके लोकसभा से होते हैं, एब्सोल्युटली करेक्ट इट इज़। Then we have public account committee and committee on public undertakings, so it is also correct that these committees have 22 members and the members are from both houses, Lok Sabha and Rajya Sabha, 15 from Lok Sabha and 7 from Rajya Sabha. Here I would like to give you one question कि आपको बताना है कि सबसे बड़ी कमेटी मेंबर वाइज हमारे जो पार्लियामेंट्री कमेटीज़ जितनी बनती हैं उसमें सबसे बड़ी कमेटी कौन सी है मेंबर वाइज। अगर आप सर्च करेंगे, अगर आपको पता होगा तो भी अच्छा है, लेकिन अगर आप सर्च भी करेंगे तो आपको इजीली मिल जाएगा। तो अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। तो बेसिकली कमेटीज़ से रिलेटेड इसमें हमने इतना ही, क्योंकि हमने कल भी कमेटीज़ को डिस्कस किया था। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द आदित्य L1। आपको यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो इट इज़ द फर्स्ट इंडियाज़ फर्स्ट सोलर मिशन, इट विल बी लॉन्च्ड यूजिंग पोलर satellite launch vehicle PSLV in Excel. It will have 7 payloads on board. So and the last is none of the above. So देखते हैं इसका आंसर क्या है। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। आदित्य L1 इसका लॉन्च इस साल शेड्यूल्ड है। बेसिकली ये पिछले साल लॉन्च होने वाला था, लेकिन कोविड-19 जो पैंडमिक है इसकी वजह से इसका लॉन्चिंग पोस्टपोन शिफ्ट हुई इस साल को। तो देखते हैं इसका आंसर है आपका नन, विच मीन्स आपके सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट सोलर मिशन, ये सन में भेजा जाएगा। दूसरा इसमें PSLV का यूज़ है, बिल्कुल सही है। इसमें पेलोड्स जाएंगे, बिल्कुल सही है। और ये आपका बेसिकली इसमें सन का कोरोना जो होता है वो इसमें स्टडी करा जाएगा। ओके, सन की आपके अगर हम बात करें कि सन के एटमॉस्फेयर में हमारी 3 लेयर्स होती हैं, एक 1 2 3। तो बेसिकली जो कोरोना होता है ये आपका जो थर्ड लेयर होती है वो होती है। आपका जो फोटोस्फेयर होता है ये आपकी फर्स्ट लेयर होती है एंड जो क्रोमोस्फेयर इज़ योर सेकेंड लेयर। सो इस तरीके से आपका यहाँ पे ये ट्रैवल करेगा। तो ये आपका सन का कोरोना जो होता है इसको भी आपका यहाँ पे ये स्टडी करेगा। और यहाँ पे क्या होगा, और ये इसका सिग्निफिकेंस ये होगा कि बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि जो डिफरेंट मॉडल्स हैं सोलर सिस्टम, सोलर स्टॉर्म्स जो होती हैं उससे रिलेटेड ये यहाँ पे इसकी बात करी गई है। और यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, और ये आपका जो आदित्य L1 सैटेलाइट है बेसिकली ये आपका लैग्रेंजियन पॉइंट L1 विच मीन्स L1 पे ये आपका रखा जाएगा। अब यहाँ पे लैग्रेंजियन पॉइंट समझिए कि लैग्रेंजियन पॉइंट वो पॉइंट होता है किसी भी दो बॉडी के बीच में जहाँ पे दोनों का ग्रेविटेशनल जो आपका
पुल होता है वो आपका बैलेंस हो जाता है, जिस वजह से क्या होगा कि जो भी बॉडी वहाँ पे प्लेस होगी उसके ऊपर जो पुल होगा वो दोनों तरफ से नहीं लगेगा और वो वहाँ पे अपना स्टेडीली अपना काम को इजीली कर सकती है। तो ये इस तरीके से सन और अर्थ के बीच में आपके कुछ लेग्रेंजेस पॉइंट रखे गए हैं। आई थिंक 5 लेग्रेंजेस पॉइंट यहाँ पे रखे गए हैं, आई एम नॉट श्योर, शायद 5 रखे गए हैं, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। तो 5 रखे गए हैं, तो आदित्य L1 को आपके फर्स्ट लैग्रेंज पॉइंट पे रखा जाएगा। तो यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपका क्रोमोस्फेयर जो होता है, आपका फोटोस्फेयर जो होता है, कोरोना जो होता है, ये आपका इम्पॉर्टेंट हो जाता है, सन के लेयर्स जो होती हैं। तो इसके साथ ही हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो एक्सरसाइज वरुणा इज़ अ नेवल एक्सरसाइज हेल्ड बिटवीन। सो अभी आपने न्यूज़ में भी कवर किया होगा, तो ये कौन सी 2 कंट्रीज़ के बीच में होने वाली नेवल एक्सरसाइज है? इंडिया जापान, इंडिया USA, इंडिया जर्मनी, इंडिया फ्रांस। का आंसर है डी, विच मीन्स इंडिया एंड फ्रांस। तो बेसिकली ये एनुअली होने वाली नेवल एक्सरसाइज है और इंडिया और फ्रांस के बीच में ये होती है। तो इसके साथ ही हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आपका एक्सरसाइज, जो भी आपका एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि मिलिट्री एक्सरसाइज आपके इम्पॉर्टेंट हो जाती है पेपर में, CDS के पेपर में हो या फिर UPSC में भी आ जाती है। तो देखते हैं, आपको यहाँ पे इनकरेक्टली मैच बताना है कि कौन सा सही नहीं है। संप्रीति इंडिया बांग्लादेश, मित्र शक्ति इंडिया श्रीलंका, मैत्री इंडिया जापान, या फिर वज्र प्रहार इंडिया US। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है C, क्योंकि आपका जो मैत्री है वो इंडिया जापान नहीं, इंडिया थाईलैंड है। बाकी संप्रीति इंडिया बांग्लादेश इज एब्सोल्युटली करेक्ट। मित्र शक्ति इज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। वज्र प्रहार इंडिया एंड USA। सो इसके साथ ही हम अपने 9th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट शेयर बॉर्डर्स विद असम। जैसे कि मैंने बताया था, क्योंकि असम में अर्थक्वेक आया था, इस वजह से ये असम का एक ज्योग्राफी बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे है। आपको बताना है कौन सा असम के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है। तो A सिक्किम, B मिज़ोरम, C वेस्ट बंगाल, या D नन ऑफ द अबव। देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है आपका A सिक्किम, क्योंकि जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सिक्किम जो है ये आपका कहीं न कहीं से भी असम के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है। ओके, इसके अलावा जितने भी स्टेट हैं आपके, सब असम के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। यहाँ पे आपका मेघालय हो गया, ये वेस्ट बंगाल हो गया, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नॉर्थ ईस्ट वैसे भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपका म्यांमार आ जाता है, म्यांमार किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है। यहाँ पे आपका भूटान आ जाता है, ये भी देख लीजिए किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है। यहाँ पे आपका बांग्लादेश आ जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये किस किस के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। सो इसके साथ ही हम अपने आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज लेस आर फीचर ऑफ व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी। So first statement is to incentivize the scrapping of old vehicles, the policy proposes a lesser GST of 5%. Second, the scrap private vehicle that are over 15 years old and commercial vehicle that are over 20 years old. तो आपको यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, A ओनली, B ओनली, बोथ या नन। व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी आपकी बजट में अनाउंस हुई थी, सो इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि इसके फीचर्स क्या हैं। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। सो इसका आंसर है A ओनली, विच मीन सेकेंड स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि आपका प्राइवेट जो व्हीकल्स हैं उनके लिए आपका 20 है, और जो कमर्शियल है उनके लिए आपका 15 ईयर्स रखा गया है। अगर हम इस पॉलिसी की बात करते हैं, जैसे मैंने बताया कि 2021 के बजट में ये अनाउंस करी गई थी, ये आपके लाइट मोटर व्हीकल्स को कवर करेगी और हैवी कमर्शियल व्हीकल्स को कवर करेगी। उसके साथ ही इसके अगर और फीचर्स की हम बात करें, तो पहला ये आपका कमर्शियल व्हीकल से स्टार्ट होगी, फिर ये प्राइवेट व्हीकल्स की तरफ जाएगी। उसके बाद इसमें बताया गया है कि जो ओल्ड व्हीकल्स होंगे उनको भी फिटनेस टेस्ट पास करना पड़ेगा बिफोर री रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, कि यहाँ पे इन्होंने लेसर GST भी प्रपोज किया है ओल्ड व्हीकल्स के लिए, ओके, इंसेंटिवाइज करने के लिए। और इवन उन्होंने कंप्लीट वेवर भी बता रखा है, अगर रिप्लेस करा जाए तो कंप्लीट वेवर का भी इन्होंने ऑप्शन दे रखा है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जितने भी गवर्नमेंट व्हीकल्स हैं जिनको PSUs ओन करती हैं, उनको डी रजिस्टर करने की बात करी गई है आफ्टर 15 ईयर्स।
तो ये यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके साथ इसके कई और फीचर्स हैं जिसको आप एक बार डिटेल पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी है। और इस पॉलिसी के थ्रू आप देख सकते हैं किस तरीके से जो इन्वायरमेंट की तरफ को भी, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, जो हम एयर पोल्यूशन से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उसको भी एड्रेस कर, इनडायरेक्टली एड्रेस कर रही है ये पॉलिसी, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है। सो इसके साथ ही हम अपने आज के सेशन के एंड पे पहुंचते हैं। तो आई होप आप लोगों ने अच्छे से अटेम्प्ट करे होंगे, मॉनिटर करा होगा कि आप लोगों का स्कोर कितना हट रहा है, और अच्छे से रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, सी यू लेटर, थैंक यू।